हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत की स्पीच थी, इंडिया को जो एड्रेस किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनकी स्पीच की क्या खास बातें थी, पाकिस्तान ने क्या कहा और उसके काउंटर में हमारे भारत के जो डिप्लोमेट हैं स्नेहा जी, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट जारी किया गया, किन किन लोगों के बारे में चर्चा हुई, कौन कौन सी स्कीम के बारे में यहाँ पे जनरल असेंबली में चर्चा हुई, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो आपको पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। हमें बात करनी है इंडिया एंड यूएनजीए हेडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे होती है कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो सेशन है, ये 76 नंबर का सेशन है। ठीक है, ये जो सेशन है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। ठीक है, ये 76 नंबर का सेशन है और 14 सितंबर 2021 को इसके प्रेसिडेंट को चुना गया था। ये जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये मालदीव के हैं, अब्दुल्ला शहीद, आप इन्हें देख सकते हैं। ये पहले मालदीव के व्यक्ति बने हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जैसे ही स्पीच को स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले यही बात की गई कि ये बहुत ही गौरव की बात है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो छोटी कंट्री है, वहां से भी अब प्रेसिडेंट निकल के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आ रहे हैं। मतलब हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी एक पहचान मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, अब्दुल्ला शहीद को, और ये है प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। इनका टेन्योर 1 साल के लिए रहने वाला है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैंने आपको करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस किया था कि ये 3 दिवस के दौरे पर यूएसए गए हैं, जहां पर पहले वो कमला हैरिस जी से मिले जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इन पर्सन जो टॉक हुई थी वो जो बाइडेन के साथ हुई। वहां पे जो बाइडेन के साथ कोविड से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाने के लिए डिफरेंट कंपनी के बड़े बड़े बिजनेस पर्सन और सीईओ से बात की जिससे भारत में एफडीआई आ सके। इसके अलावा जो कॉड मीटिंग्स थी, कॉड मीटिंग में भी गए और उसके बाद 25 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एड्रेस करना था यूएनजीए को एट द 6:30 PM। पहली बार कोई ऐसा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है जो इवनिंग 6:30 PM पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित कर रहा है, यह एड्रेस कर रहा है। हालांकि 2019 में भी पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया था। ये जो स्पीच दी गई इनके द्वारा, ये 22 मिनट की स्पीच थी। लगभग 22 मिनट की स्पीच जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। अब क्या क्या टॉप बातें थी वो हम जरा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके साथ हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो भी शामिल हुए थे। इसकी जो थीम थी इस इवेंट की वो थी बिल्डिंग resilience through hope to recover from COVID-19, rebuild sustainability, response to the need of the planet, respect the right of the people and the revitalize the United Nation। ये पूरी एक थीम थी यूनाइटेड नेशन की। तो यहाँ पर जिन मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बात की गई, एड्रेस किया गया, वो थे टेररिज्म, पॉवर्टी, एनवायरमेंट क्राइसिस। ठीक है ना, इन सारे चीजों पे बातें की गई थी और पूरा का पूरा जो स्पीच था वो हिंदी में दिया गया था। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा जो इंडिया है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि एक चाय की दुकान में काम करने वाला वो व्यक्ति जो है वो आपके सामने खड़ा है और 2014 से लगभग 7 सालों से जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लीडर के रूप में, पीएम के रूप में काम कर रहा है। मतलब मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी इंडिया को कहा गया, लोकतंत्र ही सबसे ऊपर है। कहा गया कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर और डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। ये बात सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर की गई। इसके बाद इन्होंने कहा कि अभी ये जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, पिछले 100 सालों में इससे बड़ी बीमारी हमने नहीं देखी। लगभग 1.5 सालों से पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है। काफी सारे लोग मारे गए हैं, काफी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, लोगों को जॉब गंवानी पड़ी है और हर एक जान कीमती होती है। इसलिए जितने भी लोग मारे गए हैं उन सभी के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, कंडोलेंस देता हूँ। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये की गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 75 ईयर्स हमको इंडिपेंडेंस के हो गए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया था और हमारे भारत के लगभग 45 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसको
वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसको वैक्सीन लग चुका है। साथ ही साथ ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है 25 सितंबर को स्पीच दे रहे हैं, और 25 सितंबर को अपन ने बनाया है अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी यहाँ पर उन्होंने याद किया। इन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन डेवलप किया था, जो 12 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए लगाया जा सकता है, और इसको अप्रूवल भी मिल गया है। इमरजेंसी ट्रायल के लिए इसको अप्रूवल भी मिल चुका है, और अक्टूबर में इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जायवाई कोविड डी के लिए या जाइकस कैडिला के लिए ये बात यहाँ पर की गई। साथ ही साथ कहा गया कि भारत दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन भी विकसित करने जा रहा है। भारत के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, और उस रिसोर्सेज का यूज करते हुए भी भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे 193 कंट्रीज के पूरे वर्ल्ड के लीडर्स बैठे हुए हैं, और जो लोग भी वैक्सीनेशन बनाना चाहते हैं, वैक्सीन बनाना चाहते हैं, तो भारत उनका वेलकम करता है कि भारत आइए और आके वैक्सीन बनाइए। तो अभी तक मेक इन इंडिया चलता था, और इस बार इन्होंने मेक वैक्सीन इन इंडिया का नारा दिया है, मेक वैक्सीन इन इंडिया। सारे ग्लोबल लीडर को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्वाइट किया गया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अब चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चाइना को ही टारगेट करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के समय हमको ये बात तो समझ में आई है, हमें किसी एक कंट्री पे इतना ज़्यादा बेस्ड नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो और कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं तो हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगे। तो हमें अपने बिजनेसेस को, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमें दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को लगाना चाहिए, और उनको भी मौका देना चाहिए। मतलब एक देश पे डिपेंडेंसी को खत्म करने की बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है, और अपने बिजनेसेस को, अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की बात पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेमोक्रेसी की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर बात आती है अफगानिस्तान की। तो यहाँ पे अफगानिस्तान का मुद्दा भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाया गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा गया, इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है उसका उपयोग कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ना हो। अगर चलो इन्होंने सत्ता ले ली है तो ये ढंग से काम करें। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी, चाहे वो हक्कानी ग्रुप हो या तालिबान हो या कोई भी ग्रुप हो, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ज़मीन जो है वो अफगानिस्तान की नहीं होनी चाहिए। ये बात भी पीएम मोदी के द्वारा की गई। साथ ही साथ कहा गया कि अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। तो हमको यूनाइटेड नेशन में जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और हमें अफगानिस्तान की महिलाओं, उनके बच्चों और माइनॉरिटीज़ की मदद करनी चाहिए। इस बात को अश्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की गई बाय द नरेंद्र मोदी। इस पूरे, आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे 109 जो थी वो फिजिकली प्रेजेंट थी। 109 कंट्रीज के जो लीडर थे उनकी स्पीच थी, वो सभी लोग फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन 60 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने अपनी स्पीच को वर्चुअली डिलीवर किया, जिनमें से एक था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अपनी स्पीच को कैसे दिया था? वर्चुअली डिलीवर किया था। जो लोग नहीं आ पाते हैं तो वो अपनी स्पीच को भेज देते हैं, और फिर जब उनका शेड्यूल होता है तो वहाँ पर वो स्पीच चलाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए बट पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो टेररिज्म को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करती हैं। तो ये भी बहुत ही डेंजरस है। ये जो इनकी रिग्रेसिव थिंकिंग है, ये भारत के लिए और भविष्य में दूसरे देशों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन को इस टेररिज्म के खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और ये एक्शन ऐसा नहीं है कि आज मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात कर रहा हूं तो ये नेशन जो है इस रेजोल्यूशन को अभी पास करना चाहिए, अभी इस रेजोल्यूशन को पास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे कि WHO, अभी कोविड के समय बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई है WHO की, सभी लोगों को पता चला था, है ना। तो जैसे कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी किरकिरी हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन का वर्चस्व खत्म नहीं होना चाहिए, इसकी इफेक्टिवनेस खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए और स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन को भी पास करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ इन्होंने ओशियंस के जो ओशियंस हैं, जो सी हैं, उनके बारे में भी बात करते हुए बोली कि सारी कंट्रीज के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सर्टेन जोन होता है जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो ये हमारी टेरिटरी है। पूरा समुद्र हमारी टेरिटरी नहीं हो सकता, पूरे समुद्र के रिसोर्स हमारी टेरिटरी नहीं हो सकते, और जो समुद्र होते हैं वो इंटरनेशनल
ट्रेड करने के लिए लाइफलाइन होते हैं। तो कोई भी देश अगर उस टेरिटरी पे कब्जा करेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इफेक्टेड होगा। मतलब एक तरीके से चाइना को ही ये काउंटर कर रहे थे और साउथ चाइना सी के बारे में बात कर रहे थे। तो कहा गया यूनाइटेड नेशन को इसके लिए भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि हमें समुद्रों के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। इस बात को भी एड्रेस किया गया बाय द पीएम मोदी। साथ ही साथ इन्होंने चाणक्य की बहुत ही, चाणक्य मतलब कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। उनके अर्थशास्त्र का एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो इन्होंने कोट किया वो था, व्हेन द राइट एक्शन इज नॉट टेकन एट द राइट टाइम देन द टाइम इंश्योर द फेलियर ऑफ द एक्शन। अगर जिस चीज की जरूरत तब है, मतलब किसी एक्शन लेने की जरूरत अभी है और उसको हम बाद में लें तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इस बात पे भी ध्यान देने के लिए यूनाइटेड नेशन को कहा गया। अब बोला गया कि भारत जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ की पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत नहीं है, 130 करोड़ है। 6 में से हर एक व्यक्ति, 6 में से एक व्यक्ति जो कौन है वो इंडियन है। अगर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ होंगी तो पूरा वर्ल्ड ग्रोथ होगा। अगर इंडिया में साइंस एंड डेवलपमेंट इंप्रूव होगा तो पूरे वर्ल्ड में साइंस और टेक इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे भारत में के बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, हर कहीं भारत के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ है, एज अ साइंटिस्ट, एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने एक और बात कही, व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज, व्हेन इंडिया रिफॉर्म द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। ये बात भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर की गई। साथ ही साथ यहाँ पर और फोकस देते हुए कहा गया कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं उनको यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी पता है स्थायी सीट कितनी होती है, 5 होती है, 15 जो होती है वो नॉन परमानेंट सीट होती है जो कि 2-2 साल के लिए अपॉइंट होती है। तो यहाँ पे परमानेंट सीट के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी स्पीच में एड्रेस किया गया। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी देखो गुलाब भी आया, थाईलैंड में पूरा तबाही मचा हुआ है, इसका कुछ इफेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी देखा गया। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर भी ध्यान देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 450 गीगावाट्स के जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको पूरा कर चुका है और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहते हैं। मतलब हम जीरो कार्बन इमिशन करना चाहते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करके ही हम एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे मुद्दा उठाया गया क्लीन वाटर। उन्होंने कहा कि क्लीन वाटर जो प्रॉब्लम है वो भारत की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति को क्लीन वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। तो भारत ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और भारत के हर एक गरीब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के घरों में हम स्वच्छ पानी या पोर्टेबल वाटर देने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लीन वाटर की बात यहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे अगेन चाइना को काउंटर करते हुए यहाँ पे बात उठाई गई ओरिजिन ऑफ द कोविड वायरस। एक बार और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कोविड वायरस के बारे में। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक जो लिस्ट पब्लिश करता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अब वो उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के अलावा कुछ और ऐसी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को, अपने डेटा को सही तरीके से पब्लिश नहीं किया था, मतलब धोखाधड़ी की थी। तो यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ग्लोबल वर्ल्ड में। इस बात को भी नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले स्पीच दी थी, अगर हम बात करें तो ब्राजील के बाद फॉलो किया था यूएसए के द्वारा स्पीच दी गई थी। साथ ही साथ इसी क्रम में चलते वर्चुअल स्पीच जो है वो इमरान खान के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दी गई थी। इन्होंने अपनी स्पीच में अफगानिस्तान के बारे में तो कोई बात नहीं की, इन्होंने कश्मीर के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि 370 जो हटाया गया है उसको वापस से लाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी, इनके रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पर लाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे इन्होंने उठाए। साथ ही साथ इन्होंने एक पर्सन का जिक्र किया जिनका नाम है सैयद अली शाह गिलानी। 1 सितंबर 2021 की घटना, इनका निधन हो गया था और एक कश्मीर के एक लीडर रहे हैं, प्रो पाकिस्तानी लीडर रहे हैं और इन्होंने तारीके हुर्रियत करके एक पार्टी अपनी बनाई थी और वहां पर कश्मीर के रीजन से 3 बार ये इलेक्ट भी हुए हैं। वहां पर कश्मीर में से इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने बोला गया कि ये शहीद हैं और इनका बहुत अच्छे तरीके से फ्यूनरल होना चाहिए, इनको बहुत तरीके से स्मारक बनाने चाहिए, इनको याद किया जाना चाहिए। तो सैयद अली शाह गिलानी के बारे में इमरान खान की स्पीच में कहा गया। तो कई बार पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में भारत को काउंटर करने की कोशिश की, कई बार भारत के अगेंस्ट उसने बातें कही, भारत का नाम लिया। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में कोई भी अगर कंट्री एड्रेस करती है और किसी कंट्री के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट देती है तो राइट टू रिप्लाई का अधिकार होता है। राइट टू रिप्लाई में क्या होता है कि आपको
10 मिनट्स के अंदर अपनी बात को रखना होता है, जो भी आप कहना चाहते हैं, है ना। तो राइट टू रिप्लाई किसने दिया? स्नेहा दुबे ने। स्नेहा दुबे जो है एक IAFS ऑफिसर हैं और ये पहली भारत की ऐसी डिप्लोमेट बन गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेहा दुबे जी ने कहा कि जैसे कि यहाँ पे इमरान खान के द्वारा कहा गया कि जो ओसामा बिन लादेन है 9/11 जिसने अटैक करवाया था, उसको उन्होंने शहीद कहा, जबकि यूनाइटेड नेशन की जो ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें भी इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कई सारी बातें, और इन्होंने ये भी कहा कि पीओके का जो रीज़न है वहाँ से अपनी आर्मी को अलग कीजिए और हम अपने कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लेंगे। कश्मीर जो है भारत का इंटीग्रल मैटर है, भारत का इंटरनल मैटर है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इतने बड़े मंच पर आपको बार बार इस तरीके की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा सा काउंटर अटैक या बहुत अच्छा सा रिप्लाई जो है स्नेहा दुबे के द्वारा इमरान खान को कहा गया। तो ये पूरे कुछ स्पेशल इवेंट्स थे, स्पेशल बातें थी जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 नंबर के सेशन में कही गई, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर लेते तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में होती है। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी में है। जनरल सेक्रेटरी जो है वो एंटीरो गुटरेस है। सब्सिडरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अलावा और भी सब्सिडरी इसके अंदर है और इसको नोबेल पीस प्राइज 2001 में सम्मान दिया जा चुका है। तो ये सारी बातें यूनाइटेड नेशन के बारे में हमें जाननी थी। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि मामला क्या था, किस तरीके से भारत ने खुद को रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से यहाँ पर मुद्दे उठाए गए चाइना को लेके या फिर पाकिस्तान को लेके। सो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना